So today we are going to study about pneumococcal vaccine. ये वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट वैक्सीन है और ये गवर्नमेंट अभी नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में कुछ जगहों पे इनकॉर्पोरेट कर चुकी है, मतलब सारे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट लग सकती है। कुछ स्टेट्स में अभी ये इनकॉर्पोरेटेड नहीं है। एक वैक्सीन के एक डोज की कीमत यहाँ पे होती है ऑलमोस्ट 4000 रुपीज। न्यूमोकॉकल वैक्सीन नाम से ही पता चल रहा है कि जो ऑर्गेनिज्म होगा वो स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी होगी। और इसके अलावा आप फर्दर बता सकते हो स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी है तो जो डिसीज हो रहा होगा वो निमोनिया होगा। तो इसके अलावा ये ओटाइटिस मीडिया मतलब ईयर इन्फेक्शन भी करा सकता है। ब्लड में अगर इस बैक्टीरिया का अमाउंट ज्यादा हो गया, इन्फेक्टिव अमाउंट हो गया या डिसीज कॉजिंग लिमिट में हो गया तो आप कहते हो सेप्टिसीमिया है। मतलब ये मेनिंजाइटिस वगैरह भी करा सकता है। तो कुल मिला के एक तरह से 2 साल के कम बच्चों में ये बहुत प्रेवलेंट इन्फेक्शंस कराता है इन फॉर्म ऑफ निमोनिया, इन फॉर्म ऑफ ओटाइटिस मीडिया, इन फॉर्म ऑफ मेनिंजाइटिस और इन जनरल भी सेप्टिसीमिया। तो लिख लेते हैं, दिस इज वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट वैक्सीन, दिस इज वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट वैक्सीन नाम से ही पता चल रहा है अगेंस्ट स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी। अब अगर देखा जाए स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी करता क्या क्या है, एक चीज तो हम लोग इसके नाम से ही फिगर आउट कर पा रहे हैं कि निमोनिया कराएगा, है ना। स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी पहली चीज है कि ये निमोनिया कराएगा। निमोनिया जब हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ाएंगे। इसके अलावा ओटाइटिस मीडिया मतलब ईयर इन्फेक्शंस। इसके अलावा मेनिंजाइटिस हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो कुल मिला के देखा जाए तो एक वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ डिसीज ये कर सकता है और इसमें से निमोनिया और मेनिंजाइटिस तो फेटल भी है। तो जो हम लोगों ने देखा है जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट होती है, मतलब 1 साल से कम के बच्चों की जो डेथ होती है, उसका ये भी एक मेजर ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट मतलब 5 साल के पहले जो बच्चों की डेथ होती है उनमें भी ये काफी कॉमनली इन्वॉल्व होता है। तो ये देखा गया है कि ये वैक्सीन 2 साल के अंदर लग जानी चाहिए, अदरवाइज ये सारी डिसीजेस इस बैक्टीरिया से 2 साल के अंदर होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, ठीक है। और जहां तक स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी की बात की जाए तो इसके 90 सीरोटाइप्स नोन है। इसमें से 20 सीरोटाइप्स बहुत ही सीवियर डिसीज करा सकते हैं। लिख लेते हैं, ऑलमोस्ट 90 serotypes of S. pneumoniae are known, among which 20 serotypes are responsible for 80% of diseases, infections। तो इसका मतलब जब हम लोग वैक्सीन बनाएंगे तो कोई जरूरी नहीं कि 90 सीरोटाइप्स को लेके उनके अगेंस्ट उनके एंटीजन को इन्वॉल्व करके उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनवाएं। हम लोग अगर 20 सीरोटाइप्स को भी कवर कर ले रहे हैं तो इसका मतलब मेजर जो विरुलेंट स्टेन्स थी इसकी उसको हम कवर कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे अब आप देख पा रहे हो कि ये वैक्सीन आपको नॉर्मली सुनने में नहीं आती। निमोनिया की वैक्सीन हम लोगों को तो शायद लगी भी ना हो, लेकिन आजकल इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कम करने के लिए गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। कुछ स्टेट्स में फ्री ऑफ कॉस्ट लगती है, कुछ स्टेट्स में ये गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कराती है। काफी कॉस्टली वैक्सीन है, एक डोज का 4000 रुपीज है, 6, 10, 14 वीक पे लगता है।
इंट्रामस्कुलर रूट से लगाया जाता है। ठीक है, अब देखिए क्योंकि ढेर सारे सीरोटाइप्स हैं तो यहाँ पे जो वैक्सीन बनाई गई है 2 टाइप की बनाई गई है। एक ज्यादा सीरोटाइप कवर कर ले, दूसरा कुछ ऐसा बनाया गया है कि कम सीरोटाइप कवर करे लेकिन ज्यादा पोटेंट हो, है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूमोकॉकल वैक्सीन्स। इसको कुछ इस टाइप से डिवाइड कर लेते हैं, पॉलीसैकेराइड वैक्सीन और दूसरे कंजुगेट वैक्सीन्स, कॉन्जुगेट वैक्सीन्स। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो एंटीजेन्स होते हैं वो ज्यादातर प्रोटीन्स होते हैं, यहाँ पे जो एंटीजन है वो कार्बोहाइड्रेट है। तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट किसी की बॉडी में डालोगे तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी रेस्पॉन्स बहुत नहीं होता। पॉलीसैकेराइड का मतलब कार्बोहाइड्रेट है। तो जो पॉलीसैकेराइड वैक्सीन है वो 23 वैलेंट है, मतलब जो आपके 90 सीरोटाइप्स मिले थे ये 23 सीरोटाइप्स कवर करती है। तो लिख लेते हैं 23 वैलेंट, मतलब इफेक्टिव अगेंस्ट 23 सीरोटाइप्स। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका एंटीजन होगा वो कार्बोहाइड्रेट होगा। ठीक है, एंटीजन यूज्ड इज पॉलीसैकेराइड, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे भी कार्बोहाइड्रेट ही होगा एंटीजन जो होगा, लेकिन यहाँ पे एक एडजुवेंट यूज कर लेते हैं, इसको किसी प्रोटीन के साथ कंजुगेट कर देंगे तो जो एंटीबॉडी बनेंगी बॉडी में वो ज्यादा बनेंगी। लिख लेते हैं हियर पॉलीसैकेराइड is clubbed with protein। ज्यादातर कोई टॉक्सिन ले लेते हैं, जैसे टेटनस का टॉक्सॉइड ले लिया, डिप्थीरिया का टॉक्सॉइड ले लिया, लेकिन जानना इतना ही जरूरी है कि यहाँ पे इसको क्लब कर देते हैं किसी प्रोटीन के साथ में। तो जब यहाँ पे प्रोटीन के साथ इसको क्लब करके बॉडी में इंट्रोड्यूस करोगे तो जो इसकी एंटीजेनिसिटी होगी वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब बॉडी में ज्यादा एंटीबॉडीज फॉर्म होंगी, ज्यादा एंटीबॉडीज फॉर्म होंगी तो बॉडी ज्यादा रेजिस्ट करेगी न्यूमोकॉकल इन्फेक्शंस को। तो लिख लेते हैं दिस प्रोटीन कंजुगेशन increases the antigenicity, increases the antigenicity, मतलब अब बॉडी में ज्यादा आपके एंटीबॉडी प्रोडक्शन होंगे, है ना, दैट इज मोर एंटीबॉडी प्रोडक्शन। यही तो हम चाहते हैं जब किसी को वैक्सीन लगाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये आपका कम एंटीबॉडी जनरेट कर पाएगा, है ना, ये ज्यादा एंटीबॉडी जनरेशन में एंटीबॉडी जनरेट कर पाएगा। तो इसका मतलब ये ज्यादा एफिकेशियस होगा। लिख लेते हैं मोर एफिकेशियस या मोर एफिकेसी। यहाँ पे जो एफिकेसी होगी वो ग्रेटर देन 95% होगी, और जो कार्बोहाइड्रेट एंटीजन वाला है ये लेस देन 70% इफिकेसी। कुल मिला के अगर देखा जाए तो यहाँ पे 23 सीरोटाइप्स कवर होते हैं। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो काफी सारे सीरोटाइप्स कवर कर लिया, लेकिन जो पॉलीसैकेराइड एंटीजन होता है वो बहुत ज्यादा एंटीबॉडी प्रोडक्शन बॉडी में इंड्यूस नहीं करा पाता है। इसका मतलब वैक्सीन लगाने का फायदा क्या जब बहुत ज्यादा एंटीबॉडी ना प्रोड्यूस करे। अब यहाँ पे एफिकेसी ज्यादा है, लेकिन क्योंकि ये कॉन्जुगेटेड वैक्सीन है तो बहुत ज्यादा एंटीजन यहाँ मिलाना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ये या तो 13 वैलेंट होगा या तो 10 वैलेंट होगा, 13 वैलेंट या 10 वैलेंट, मतलब इतने सीरोटाइप्स यूज होंगे। ठीक है, तो अगर 13 वैलेंट है तो जाहिर सी बात है इसने कम स्ट्रेन्स को कवर किया है, लेकिन जितनी भी स्ट्रेन्स इसने कवर किया है उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोडक्शन अच्छे से होगा और वो
उनसे होने वाले डिसीजेस नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, ज्यादा स्ट्रेन्स को ये कवर जरूर कर रहा है लेकिन एफिकेसी इसकी कम है। यहाँ एफिकेसी बढ़ क्यों गई, क्योंकि यहाँ पे हमने प्रोटीन के साथ इसको क्लब कर दिया है, कंजुगेट कर दिया है ना। इतनी चीजें हम लोगों ने देख लिया कि यहाँ पे जो एंटीजन है वो कार्बोहाइड्रेट है, अगर उसको एज सच बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देंगे तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन उतना अच्छा नहीं होगा, एफिकेसी कम होगा। लेकिन अगर उसको किसी प्रोटीन के साथ क्लब करके भेजेंगे तो वो प्रोटीन एज एडजुवेंट काम करेगा, वो बॉडी में एंटीबॉडी प्रोडक्शन बढ़वा देगा। इसकी वजह से एफिकेसी इसकी 95% हो जाएगा। तो अब देख लीजिए, यहाँ एडवांटेज ये है कि ज्यादा सीरोटाइप कवर कर रहा है। यहाँ पे एडवांटेज ये है कि जितना भी सीरोटाइप कवर कर रहा है उसके अगेंस्ट अच्छी इम्यूनिटी डेवलप करा रहा है। अब जिस महंगी वैक्सीन की बात कर रहे थे, ये 13 वैलेंट होता है, नाम होता है इसका PCV13 और ये होता है PCV10। आप लोगों ने देखा होगा, बच्चों को लगती है बहुत महंगी वैक्सीन, आप लोग इसको कहते हो प्रेवेनार 13। ठीक है, इसकी जो कीमत होती है ₹4000 के आसपास होती है, कहीं कहीं 100-200 रुपए कम, कहीं कहीं 200 रुपए ज्यादा। इसी टाइप से जो PCV10 है, मतलब जो 10 स्ट्रेन्स के लिए थोड़ी सी इससे इंफीरियर है, यहाँ पे 3 स्ट्रेन्स ज्यादा है, ये सिनफ्लोरिक्स नाम से आती है। ठीक है, ये भी करीब आपकी 2000 रुपीज की मिलती है। तो ये दोनों वैक्सीन काफी ज्यादा एफिकेशियस हैं। ये वाली वैक्सीन आजकल कम मैन्युफैक्चर होती है क्योंकि अब ये दोनों वैक्सीन ने ओवरटेक कर लिया है। फिर से एक बार देख लेते हैं, अभी फिर एक कॉन्सेप्ट भी देखते हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूमोकॉकल वैक्सीन। बात की गई कि सबसे ज्यादा वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट वैक्सीन है। स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी आपका जो है उसके अगेंस्ट उससे होने वाली डिसीजेस के अगेंस्ट इम्यूनिटी देगा ये। अब देखिए, स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी नाम से ही पता चल रहा है कि निमोनिया कराएगा। इसके अलावा ओटाइटिस मीडिया मतलब मिडिल ईयर के इंफेक्शन कराएंगे, जैसे CSOM ASOM है ना, एक्यूट सप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया, या मेनिंजाइटिस करा सकता है, मतलब एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, ये भी हम लोगों ने पहले पढ़ा था। अब यहाँ पे देखिए 90 स्ट्रेन्स होती हैं, मतलब सीरोटाइप्स है ना, मतलब सब स्पेसीज, उनमें से 20 बहुत कॉमनली डिसीज कराती हैं। तो जो PCV या सॉरी पॉलीसेक्राइड वैक्सीन थी या अनकॉन्जुगेट वैक्सीन थी, वो 23 वैलेंट लेते थे, मतलब ज्यादा सीरोटाइप्स कवर कर रही थी लेकिन उतनी इफेक्टिव नहीं थी। जो हम लोगों ने कॉन्जुगेट वैक्सीन लिया है वो आपकी ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि हमने उसके साथ कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल क्लब कर दिया है तो उसकी एंटीजेंसिटी बढ़ गई है। तो जो पॉलीसेक्राइड वैक्सीन है, क्योंकि इसको कंजुगेट नहीं किए थे तो इसको हम लोग कह देते हैं अनकंजुगेटेड पॉलीसेक्राइड वैक्सीन। अनकॉन्जुगेटेड पॉलीसेक्राइड वैक्सीन, ये उसका कंप्लीट नाम होता है। यहाँ पे पॉलीसेक्राइड आपका एंटीजन जैसा काम करता है, ये ज्यादा एंटीबॉडी प्रोडक्शन इंड्यूस नहीं करा पाता है, ठीक है, इसलिए एफिकेसी कम है। यहाँ पे एंटीबॉडी प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो यहाँ पे जो इम्यूनिटी होगी वो ग्रेटर देन 95% होगी। अब देख लीजिए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिख लीजिए। अगर कार्बोहाइड्रेट एंटीजन होगा, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि एंटीजन ज्यादातर प्रोटीन्स होती हैं, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है मतलब पॉलीसेक्राइड है, लिख लेते हैं पॉलीसेक्राइड एंटीजन, मतलब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, लेस इम्यूनोजेनिक, लेस इम्यूनोजेनिक। ठीक है, ये फैक्ट है। अब देखिए क्यों फैक्ट है, इसका भी कोई रीजन होगा। एक्चुअली क्या होता है, जो पॉलीसेक्राइड एंटीजेंस होते हैं ये डायरेक्टली बी सेल को स्टिमुलेट कर देती हैं। बी सेल्स आपको पता है एंटीबॉडी बनाते हैं, है ना, बी सेल का काम ही यही है, बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी बनाए। चलिए ठीक है, यहाँ पे एंटीबॉडी फॉर्मेशन हुआ, लेकिन जो आपके प्रोटीन एंटीजेंस होते हैं, प्रोटीन एंटीजेंस, ये आपके टी सेल को स्टिमुलेट करते हैं। टी सेल फिर बी सेल को स्टिमुलेट करता है, फिर एंटीबॉडी बनता है। तो यहाँ पे ये टी सेल बहुत इफेक्टिवली बी सेल को स्टिमुलेट करती है, तो बहुत ज्यादा एंटीबॉडी बनती है। प्लस टी सेल्स आपकी मेमोरी सेल्स होती हैं, जब कभी भी ये बैक्टीरिया बॉडी में एंटर करेगा तो कुछ टी सेल्स इसके लिए स्पेशली रखी होंगी
ठीक है। जो जैसे ये बैक्टीरिया आएगा तो ढेर सारी एंटीबॉडी वो तुरंत प्रोड्यूस कराने लगेगा। ठीक है। तो जो आपके प्रोटीन एंटीजेंस होते हैं वो डायरेक्टली बी सेल पे नहीं आते हैं, ये टी सेल को स्टिमुलेट करते हैं। टी सेल ढेर सारे कीमोकाइन सिक्रिएट करेगा जो मैसेज देगा बी सेल को कि हाँ भाई अब एंटीबॉडी प्रोडक्शन करने की जरूरत है, आप करिए। ये आपके मेमोरी सेल्स होते हैं, ये लाइफ लॉन्ग रहते हैं। ठीक है। तो जब कभी भी प्रोटीन एंटीजन होगा तो वो परमानेंट मेमोरी दे देगा कि हाँ ये प्रोटीन या ये वायरस ये बैक्टीरिया कभी आएगा तो इसके अगेंस्ट तब एंटीबॉडी बनाना और ज्यादा अमाउंट में बनाना। लिख लेते हैं, पॉलीसेक्राइड एंटीजेंस कार्बोहाइड्रेट आर लेस इम्यूनोजेनिक because they directly stimulate B cells। लिख लीजिए, सो नो टी सेल मेमोरी। मतलब अब यहाँ पे टी सेल का कोई रोल नहीं, अदरवाइज बीच में टी सेल भी होता, टी सेल बी सेल को बेटर इंड्यूस कर पाता कि आप एंटीबॉडी बनाइए। whereas प्रोटीन एंटीजेंस, ज्यादातर एंटीजेंस प्रोटीन ही होते हैं, स्टिमुलेट टी सेल्स which in turn stimulate B cells more effectively। जब ज्यादा इफेक्टिवली करेगा तो ज्यादा एंटीबॉडी प्रोडक्शन होगा। प्लस कुछ टी सेल्स सेंसिटाइज टी सेल बॉडी में होंगी, कभी भी अगर उस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा तो ये और फर्दर स्टिमुलेट कर देंगे बी सेल्स को एंटीबॉडी प्रोडक्शन करने में। मतलब ज्यादा बार भी ये बी सेल को इंड्यूस कर सकती हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने देखा है कि जो कन्वेंशनल वैक्सीन थी वो अनकंजुगेटेड पॉलीसेक्राइड थी। अच्छी बात ये थी कि वो ज्यादा स्ट्रेन्स को कवर करती थी, 23 वैलेंट थी। लेकिन आगे हम लोगों ने देखा कि जो 13 होते हैं स्ट्रेन्स वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी में डिसीजेस करते हैं। तो अगर हम 13 के अगेंस्ट ही एंटीबॉडी बनाते हैं और अच्छे से बनाते हैं तो मेजर मेजर लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस कम हो जाते हैं। अब यहाँ पे पहली वैक्सीन लिख लेते हैं हम लोग, अनकंजुगेटेड पॉलीसेक्राइड वैक्सीन। अनकंजुगेटेड पॉलीसेक्राइड वैक्सीन वैक्सीन ये 23 वैलेंट है, पहले ही हम लोगों ने देख लिया था। 23 वैलेंट मतलब 23 स्ट्रेन्स को कवर करेगा, देयरफॉर नोन एज पीपीवी 23। पीपीवी 23। चलिए आगे देख लेते हैं। जहां तक बात की गई है इसकी किस तरह से एंटीबॉडी प्रोड्यूस कराता है, तो लिख लेते हैं, डायरेक्टली स्टिमुलेट्स बी सेल्स। डायरेक्टली स्टिमुलेट्स B cells for antibody production। ऊपर देख लिए हैं तो बहुत इफेक्टिव नहीं होगा। इसके अलावा हम लोगों ने ये देख लिया था कि इसकी जो एफिकेसी थी वो कम थी। लिख लेते हैं, लो एफिकेसी, दैट इज लेस देन 70%। लो एफिकेसी क्यों होगा? क्योंकि जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन होगा ये थोड़ा सा कम होगा और इसमें मेमोरी टी सेल्स भी नहीं है। एक चीज आप लोग देख लीजिए, जो निमोनिया या न्यूमोकॉकल आपके ये न्यूमोकॉकस बैक्टीरिया होते हैं, इनका जो नेचुरल हैबिटेशन होता है, मतलब जहाँ ये पाए जाते हैं, वो नेजोफेरिंग्स होती है, म्यूकोसा होती है। तो इसकी इतनी भी क्षमता नहीं होती अनकंजुगेटेड वैक्सीन को, कि जैसे पोलियो में हम लोग देख रहे थे, गट को हम लोग पोलियो वैक्सीन वाले वायरस से लेयर करा देते थे या वहां पे ग्रो करा देते थे। यहाँ पे हमें चाहिए कि ऐसी वैक्सीन लगाएं कि जहाँ पे बैक्टीरिया बैठा हुआ है वो एरिया स्टेराइल हो जाए। लेकिन जो पीपीवी 23 है ये इतना इफेक्टिव नहीं है कि ये लोकल इम्यूनिटी दे सके। लिख लेते हैं, इट इज नॉट इफेक्टिव
against nasopharyngeal स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। जो नेजोफेरिंग्स में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है, अगर उसके अगेंस्ट ये एक्टिव नहीं है तो इसका मतलब सोसाइटी में ये बैक्टीरिया बचा रहेगा। कोई भी अनइम्यूनाइज्ड बच्चा होगा तो उसको जाके डिसीज हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे PCV13 यूज करते मतलब कंजुगेट वाला, तो वो इस बैक्टीरिया को भी क्लियर कर देता है जो थ्रोट वगैरह में रहता है। तो धीरे धीरे उससे आप देख रहे हो कि एंटीबॉडीज भी बन रही हैं, प्लस बैक्टीरिया आपके नेजोफेरिंग से गायब हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप PCV23 देंगे, सॉरी PPV23, तो लोकल इम्यूनिटी नहीं देगा, मतलब नेजोफेरिंग्स को बैक्टीरिया फ्री नहीं करा पाएगा। नेजोफेरिंग्स में बैक्टीरिया रहेगा तो किसी और के पास भी जा सकता है कफिंग स्नीजिंग से, तो उसको आपके निमोनिया हो सकता है या मेनिंजाइटिस हो सकता है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट फिर से आ गया कि इट डज देयरफॉर इट डज नॉट प्रोवाइड हर्ड इम्यूनिटी। लिख लीजिए, देयरफॉर बैक्टीरिया remains in nasopharynx which may spread on coughing or sneezing, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो बच्चा तो इम्यून हो गया, आपने 23 वैलेंट दे दिया, कम इम्यून हुआ, 70% तो एफिकेसी है ही, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि अब उसकी वजह से दूसरे भी इम्यून हो जाएं, क्योंकि उसके पास वो बैक्टीरिया तो है ही, कफिंग स्नीजिंग में दूसरे को दे देगा जो इम्यून नहीं है। तो देयरफॉर नॉट यूजफुल फॉर हर्ड इम्यूनिटी, नॉट यूजफुल फॉर हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी हम लोगों ने आज भी थोड़ा सा रिवाइज किया था, हर्ड इम्यूनिटी। इतनी सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया। आजकल हम लोग इस वैक्सीन का यूज नहीं करते क्योंकि हमने फॉर्मूला देख लिया है कि अगर कंजुगेटेड यूज करेंगे तो उसकी एफिकेसी ज्यादा होगी, प्लस इसकी अगर हर्ड इम्यूनिटी नहीं है तो फायदा क्या इसका। आ जाते हैं अब हम लोग दूसरी वैक्सीन पे, कॉन्जुगेटेड पॉलीसेक्राइड वैक्सीन, न्यूमोकॉकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। हम लोगों ने पहले ही बात कर लिया है कि यहाँ पे उस पॉलीसेक्राइड एंटीजन के साथ एक हम लोग प्रोटीन क्लब करके बॉडी में इंट्रोड्यूस करेंगे, है ना। लिख लेते हैं, हियर अ प्रोटीन इज क्लब्ड या कॉन्जुगेटेड along with polysaccharide, therefore immunogenicity increases। अब देख लीजिए यहाँ पे हम लोगों ने पहले भी देख लिया था, ये दो टाइप की है, टू टाइप्स, एक में ज्यादा स्ट्रेन्स हैं, है ना। एक हम लोग कह देते हैं PCV13, एक को हम लोगों ने कह दिया था न्यूमोकॉकल वैक्सीन 10। दोनों अवेलेबल हैं। यहाँ पे आप 13 स्ट्रेन्स देख रहे होते, थोड़ी सी महंगी होगी, मार्केट नेम में आती है प्रेवेनार नाम से, आप लोगों ने देखा जरूर होगा प्रेवेनार 13, 4000 की बात हुई थी। इसी तरीके से ये सिनफ्लोरेक्स नाम से आता है, फ्लोरिक्स, इसमें 10 स्ट्रेन्स होती हैं, करीब 2000 की होती है। तो ये दोनों वैक्सीन भले ही कम स्ट्रेन्स ये एक्यूमुलेट कर रही हैं, लेकिन ये स्ट्रेन्स ज्यादा खतरनाक थे जिनको इन्होंने इंक्लूड किया है, और प्लस इनके अगेंस्ट प्रॉपर इम्यूनिटी हो जाएगी बॉडी में, क्योंकि यहाँ पे हमने कॉन्जुगेट किया है उसको किसी प्रोटीन एंटीजन के साथ। लिख लेते हैं, मोर एफिकेसियस, मोर एफिकेसी कितना, ग्रेटर देन 95%, वहां पे लेस देन 70% था। और यहाँ पे मैंने कहा ये नेजोफेरिंग्स में जो बैक्टीरिया होगा उसको भी क्लियर कर देगा, मतलब जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन होगा वो इतना ज्यादा होगा कि जो लोकल बैक्टीरिया जहाँ पे ग्रो और डिवाइड करता था उसको भी क्लियर कर देगा। लिख लेते हैं, इट प्रोवाइड्स herd immunity because it is effective against
बैक्टीरिया प्रेजेंट इन नेजोफेरिंग्स। तो ये नेजोफेरिंग्स में जब बैक्टीरिया का अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाएगा या किसी की इम्यूनिटी कम हो जाएगी तो बैक्टीरिया ब्लड में पहुंचेंगे, फिर सेप्टिसीमिया करेंगे, फिर डिफरेंट ऑर्गन्स में जाएंगे, निमोनिया, मेनिंजाइटिस, ओटाइटिस मीडिया करेंगे। अगर ये बैक्टीरिया ही यहाँ से आप क्लियर कर दोगे तो ना इसको डिसीज करेंगे जिस बच्चे को आपने वैक्सीन लगाया है, ना किसी और को, क्योंकि बैक्टीरिया उतने अमाउंट में होंगे ही नहीं कि ये बच्चा फैला पाए उसको। अभी तक जितना पढ़े एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी कि यहाँ पे जो वैक्सीन है वहाँ पे एंटीजेनिक कंपोनेंट पॉलीसेकेराइड या कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट वगैरह अगर एज सच बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दी थी तो बहुत अच्छी इम्यूनिटी नहीं दे पाते हैं, क्योंकि इनके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन होता है वो बी सेल के थ्रू होता है। तो यहाँ पे कोई इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी नहीं। जब टी सेल से होता था तो और ज्यादा एंटीबॉडी प्रोडक्शन होता था, प्लस टी सेल कई बार बी सेल को स्टिमुलेट कर सकती है एंटीजन एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं लेस इम्यूनोजेनिक, लेस एफिकेसियस। तो अगर इसको प्रोटीन के साथ हम लोग क्लब कर दें तो इम्यूनोजेनिसिटी बढ़ जाती है, जैसे हम लोग एडजुवेंट की बात किए थे। तो जब एंटीबॉडी प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो ज्यादा एफिकेसियस होगा। देख लेते हैं। तो अनकंजुगेट पॉलीसेकेराइड वैक्सीन, अगर ये कम एफिकेसियस थी तो हमने इसमें ज्यादा स्ट्रेन्स डाल दिया था। चलो ठीक है, कम है लेकिन ढेर सारे स्ट्रेन्स को, जो बहुत ज्यादा विरुलेंट है, जो कम विरुलेंट, उनको भी कवर कर ले रहा है। तो ये PPV23 नाम से आती थी और ये जो है 70% के आसपास इसकी एफिकेसी होती थी। ये कोई हर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करती थी, क्योंकि ये बैक्टीरिया का कुछ नहीं बिगाड़ रही है, बस बॉडी में अगर वो बैक्टीरिया कभी ब्लड में पहुंचा तो उसको एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉय कर देंगी। नेजोफेरिंग से कोई क्लियरिंग नहीं थी, इसलिए एक इम्यूनाइज्ड बच्चे से भी ये दूसरे को हो सकता है ना। अब अगर कॉन्जुगेट वैक्सीन की बात किया जाए तो यहाँ पे एक प्रोटीन लिया, उसको क्लब कर दिया, एंटीबॉडी प्रोडक्शन बढ़ गया, प्लस ये जो कॉन्जुगेट वैक्सीन इतनी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी कि जो नेजोफेरिंग्स में बैक्टीरिया बैठा होगा वो भी क्लियर हो जाएगा, ताकि ये बच्चा तो इम्यून है ही, किसी और को ये बैक्टीरिया ना दे पाए। ठीक है। तो PCV13 और PCV10 नाम से आता है। PCV13 में 13 स्ट्रेन हैं। प्रेवेनार नाम से आता है। सबसे महंगी वैक्सीन एक्चुअली यही होती है। ठीक है। आइए अब देख लेते हैं इसको किस शेड्यूल में हम लोग फॉलो करते हैं। समरी। तो समरी में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि डोज कितनी होगी। 0.5 ml। रूट क्या होगा, कैसे लगाओगे, इंट्रामस्कुलर। इस वैक्सीन को सबक्यूटेनियस भी लगाया जाता है, बट इंट्रामस्कुलर इज बेटर। जब भी इंट्रामस्कुलर लगाते हैं तो एट एंटीरियर या एंटीरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई। पहले ग्लूटियल रीजन पे लगता था। एंटीरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई। ठीक है। और शेड्यूल की बात किया जाए तो हम लोगों ने देखा था DPT 6, 10, 14 पे लगता है, इसको भी लगा दीजिए। तो 6, 10, 14 पे बच्चों को बहुत ढेर सारी वैक्सीन लगती हैं। 6 वीक, 10 वीक, 14 वीक्स, 14 वीक्स। फिर से याद दिला देते हैं, कुछ लोग इसको मंथ में याद करते हैं। 1.5 मंथ, 2.5 मंथ एंड 3.5 मंथ। यूजुअली इसके बूस्टर की कोई जरूरत नहीं होती, लिख लेते हैं। अगर कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है तो लगा सकते हैं। यूजुअली नो बूस्टर डोज इज रिक्वायर्ड। ठीक है। ये काफी महंगी होती है, तो इस वजह से भी हम लोगों ने देखा है कि 3 वैक्सीन लग जाने के बाद 3 बार इसमें फिर जरूरत नहीं होती। कॉन्जुगेट है, ढेर सारी एंटीबॉडी इसने प्रोड्यूस करा दिया है बॉडी में, जरूरत नहीं कि बार बार इसको दिया जाए। सफिशिएंट अमाउंट में एंटीबॉडी प्रोडक्शन हो चुका है। अब मान लीजिए किसी का ये डोज मिस हो गया है, तो हम लोग कहते हैं कि 5 साल के बाद ज्यादा इसको लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया डिसीज कर रहा था ज्यादातर ये 5 ईयर से पहले ही कर रहा था, और उससे भी ज्यादा 2 इयर्स के नीचे के बच्चों के लिए खतरनाक था। मान लीजिए किसी को 6, 10, 14 पे नहीं लग पाया, 1 साल से 2 साल के बीच में बच्चा आया, लिख लेते हैं कैचअप। अगर ये बच्चा आपका आया 1 to 2 ईयर के बीच में, ठीक है, तो इसको 8 वीक्स अपार्ट 2 डोज लगा दीजिए। गिव
2 doses 8 weeks apart। लग 5 साल तक चल सकती है, लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि 2 साल के नीचे के बच्चों को ज़्यादा इन्फेक्शन कराता है न्यूमोकोकल, या उनमें इन्वेसिव डिसीज जैसे मेनिंजाइटिस, निमोनिया होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी कम हो, इसलिए हमारा टारगेट ग्रुप होता है लेस देन 2 ईयर्स के चाइल्ड। अगर पेशेंट एफर्ट कर पा रहा है और इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में नहीं है तो 6, 10, 14 पे लगा दिया और बूस्टर की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, नहीं लगा हुआ है और पेशेंट के अटेंडेंट एप्रीहेंसिव है कि नहीं हमें लगवाना है, 1 to 2 ईयर के बीच में आते हैं, तो 2 डोजेज़ हम लोग 8 वीक्स अपार्ट लगा देते हैं। यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट क्या कर रही है कि क्योंकि काफ़ी सारी डिसीज़ेज़ ये बैक्टीरिया कर रहा है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में इसको ये लोग इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे हैं, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली वैक्सीन है तो वो 3 डोज नहीं दे पा रही है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कहती है कि यहाँ पे 0.5 ml आपने इसको 6 वीक पे लगा दिया और फिर उसके बाद 10 वीक पे आपने स्किप कर दिया, फिर उसके बाद 0.5 ml 14 वीक पे लगा दिया। इतने से भी सफिशिएंट एंटीबॉडी प्रोडक्शन हो जाता है, ठीक है। 14 वीक तो जो गवर्नमेंट के शेड्यूल में आप लगवाओगे तो वहाँ पे 1 डोज यहाँ लगेगा, 2nd डोज यहाँ लगेगा। गवर्नमेंट ये बीच वाले डोज को प्रोवाइड नहीं करती है क्योंकि काफी कॉस्टली वैक्सीन है ये, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा उसको एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। 0.5 ml लगाना है, इंट्रामस्कुलर लगाना है, एंटीरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई पे लगाना है, और जो नॉर्मल शेड्यूल है वो ये है कि 6, 10, 14 पे, मतलब 1.5 महीने, 2.5 महीने, 3.5 महीने पे कोई बूस्टर की जरूरत नहीं है। टारगेट एज ग्रुप होता है हमारा लेस देन 2 ईयर। मान लीजिए किसी का ये 3.5 महीने तक छूट गया था, तो जब कभी भी लगाएंगे तो हम लोग इसके 2 डोज लगाएंगे 8 वीक्स अपार्ट। इसके अलावा नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में इतनी सारी स्पेक्ट्रम ऑफ डिसीजेस को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने इसकी 2 डोजेज अवेलेबल कराई हैं, बीच की डोज मिस की है। उन्होंने कहा है कि 2 डोज अगर 8 वीक्स अपार्ट लग जाते हैं तो उससे भी काम भर की इम्यूनिटी हो जाती है। एक